देव, या देवांची व्याख्या कशी करावी बरी? काही अशा अदृश्य शक्ती असतात ज्या आपल्या राखणदार आहेत, तारणहार आहेत, ज्यांचा शोध घेत आपण प्रार्थनास्थळांमध्ये जातो. आपल्या हाकेला धावत आपली इच्छा पूर्ण करतो तो देव, बरोबर ना? पण देवधर्म यांचा आधार असलेला निसर्ग आपण कसा विसरतो? सर्व शक्तिमान देवाला मानत असताना शक्ती केंद्र निसर्गाची ताकद का नाही समजू शकत? विकास नावाचा भस्मासूर आपल्याला गिळत चाललेला असतानाही आपण देवधर्माबद्दल अधिकाधिक कट्टर होत चाललो. जो आपल्याला राखत आलाय त्या निसर्गाला राखायला आपल्याला कट्टर का नाही होत आहेत? देवाचा शोध घेत असताना जेव्हा तुम्ही निसर्ग समजून घ्याल, निसर्गातले स्वतःचे स्थान आणि जबाबदारी समजून घ्याल, तेव्हा तुम्हाला सापडेल तो देव, तो हिरवा देव. नमस्कार, मी सुशांत अन्वेकर. मी आहे हिरव्या देवाचा भक्त. आता देव आहे तर यात्राही असायला हवी. त्यामुळे मुरबाडमधल्या बेलपड्या इथे आम्ही सर्व निसर्गभक्त एकत्र जमलो होतो हिरव्या देवाची यात्रा अनुभवायला. आणि यात्रा अगदी अद्भुत साजरी झाली. आणि मी म्हणू शकतो की या यात्रेनंतर निसर्गाप्रती जी माझी भक्ती होती ती अजून वाढलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ मोठा आहे पण नक्कीच कंटाळवाणा नाही आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा, कुठेही स्किप न करता. सुंदर अशा निसर्ग रांगोळीने आमचे स्वागत होते. कार्यक्रमाची सुरुवात सहभागी सदस्यांच्या परिचय सत्राने होते. समविचारी लोकांची भेट माझ्यासाठी एक पर्वणीच असते. त्यानंतर आयोजक कार्यक्रमाची रूपरेषा समजावून सांगतात. हा कार्यक्रम जणू एक मेळावा असतो. शहरी लोकांचा ग्रामीण लोकांशी मेळ. आदिवासी महिलांनी जंगलातून शोधून आणलेल्या रानभाज्या शहरी लोकांना ओळखायच्या होत्या. बघ रे, बरोबर. तुला ओळखते का? असं असेल. दो तीन सब्जियां तैयार भी है. टेबलवर आपल्याला बऱ्याच रानभाज्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कदाचित आपण एकाच वेळी एवढ्या रानभाज्या पहिल्यांदा पाहत असू. आणि यांची स्पर्धा होती ॲक्च्युली. इथे नंबर लिहिलेले दिसत आहेत तुम्हाला. तर आपल्याला नंबर लिहून ते रानभाज्या ओळखायच्या होत्या. आता स्पर्धा झालेली आहे. त्यामुळे मला उत्सुकता आहे की खरंच की एवढ्या भाज्या आहेत आणि एवढ्या भाज्यांची नावं काय आहेत. त्यामुळे इथून आपण जाणून घेऊ की कोणती भाजी, कोणत्या भाजीचं काय नाव आहे ते. कोण सांगताय? तुम्ही सांगताय? ही कुरडू आहे. ओके. हे दिंडी आहे. हे साईवेल. साईची वेल. साईची वेल. हे तांदूळजा. प्रत्येक भाजीची ओळख इथे करून घेत बसलो असतो तर व्हिडिओची लांबी अजून वाढली असती. पण रानभाजी हा विषय एवढा मोठा असू शकतो याचा एक सुखद धक्का बसला. जंगल म्हणजे एक खजाना आहे आणि इथे राहणारी खरी श्रीमंती अनुभवत आहेत. नाहीतर आपली जिंदगी फक्त रसायनांभोवती फिरताना दिसते. ही बनवलेली कसली आहे? याची. हा, याची. तुम्हाला ही एक नवीन भाजी आहे. अच्छा, ही याची भाजी आहे आणि ही आपण टेस्ट करू शकतो. आणि जशी स्पर्धा, या भाज्या ओळखायची स्पर्धा जशी इथे ज्यांनी पार्टिसिपेंट केलं होतं त्यांच्यासाठी होती, तर इथे काही भाज्या बनवून आणलेल्या आहेत. तर ज्या स्थानिक महिला आहेत त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा आहे ना. भरपूर जेवढ्या रानभाज्या कलेक्ट करा आणि त्यातल्या काही 2-3 नमुना बनवून आणा. तर हे यांचं या गावाचं हे कलेक्शन आता. अच्छा, हे गावाचं नाव आहे. हा, हे गावाचं नाव आहे. हे सगळं कलेक्शन आहे. अच्छा, म्हणजे या ज्या महिला आहेत या गावातून आल्यात आणि त्यांनी या भाज्या कलेक्ट केल्यात आणि त्यातल्या काही त्यांनी बनवून आणलेल्या भाज्या. ही नॉनव्हेज घातले, म्हणजे प्रॉन्स घातलेली ह्याची भाजी. अच्छा, म्हणजे आपलं सुकीवाली सुकट घातलेलं आहे. सुकट आहे ना? हां, नाही, सुकट सुकट आहे ना? सुकट आहे बघा. ती टेस्ट करू शकता जर तुम्ही नॉनव्हेज. आणि ही शेवळं इथे कुठेतरी हा, एका शेवळं आहे. ही शेवळं आहेत ना, ही पण नॉनव्हेज भाजूनच छान होते. किंवा कोळंबी, सोडे. अच्छा, हा, ही म्हणजे आम्हा सिकेपी लोकांची ते फेवरेट भाजी. पण आता एवढ्या भाज्या आहेत, आता याच सीझन मध्ये भेटणार आहेत का वर्षभर भेटणार काय वेगळ्या पावसाळ्यात ही याच सीझन मध्ये फक्त भेटणार आहेत ना? आता ज्या पाऊस जो पहिला पाऊस पडतो हा. हे भुईफोड आहेत. बर. त्याच्यामुळे ते पहिला पाऊस पडतो तेव्हा ते भुईफोड येतात. अच्छा, आणि तेव्हाच ते भाजी त्याची करायची. आणि ह्याचं म्हणजे ह्याच्यामुळे आपला पावसाळा सुखकर जातो, काही त्रास होत नाही. म्हणजे ते म्हणू शकतो की आयुर्वेदिक तत्वांनी प्रत्येक भाजी येते. आयुर्वेदिक
असतात सगळे. पण हे लोक काय करतात मग हा. हे सगळं जास्ती येतं हा. पावसाळ्यात नंतर मिळत मिळत नाही नाही. मग हे वाळवून ठेवतात. बर हे उकडतात हे इव्हन आम्ही सुद्धा पाण्याची हे भाजी सूप बनवतात ते पितात. हा आणि मग हे जे आहे हे तुकडे तुकडे जे असतात ते आधी शिजवताना केलेले ते त्यांची जी चूल आहे हा. त्याच्यावरती एक ते असा माचा बनवतात हा की गरमी आणि दूध बर. त्याच्यावर ते सगळं वाळत ठेवतात आणि बर. मग ठेवून देतात आणि हा. मग नंतर भाजी करता येते त्यांना. बरं आता हे सगळं ज्ञान आहे मला वाटते की या ज्या महिला आहेत या शेवटचं जनरेशन आहे ज्यांना माहिती आहे. आता हे पुढे जर आपल्याला पुढे द्यायचं आपण हे असेल सगळं करतोय हा ना. हा आता हे शेवडं आहेत ना, हे आम्ही शहरी लोकांना शिकवण्यासाठी नाही करत. हा म्हणजे हे आम्हाला आज माहिती असेल उद्या आम्ही हिरव्या विसरून देवाची- जाऊ. आम्ही जेव्हा हिरव्या देवाची यात्रा सुरू केली हे आमचे 11वं वर्ष आहे बर तेव्हा आम्ही यासाठीच केली की ज्यांचं ज्ञान आहे त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांपर्यंत राहिलं जावं गेलं पाहिजे. त्यांच्याकडे ते नाहीये त्यांच्याकडे नसलं तरी हरकत हरकत पण नाही. ज्यांचं आहे त्यांचं हा कारण हे इकडचंच आणि इकडे टिकलं पाहिजे. पासून सुरू करूया. हे झाड आहे का झुडूप आहे का इंग्लिश मध्ये ज्याला ट्री आहे का श्रब आहे का हर्ब आहे. थोड़ा सा अभ्यास चालू है विद्यार्थी. थोड़ा कम है थोड़ा घूम लेंगे. ये क्या है चीज गाड़ी क्यों किसी को पता ही है. अठरूणचं काय हाँ सफेद सफेद फळ हाँ अठरूण अठरून नहीं है. हा सफेद फळ आप इसको देखो इकडनं जरा थोडं जवळ यावं लागेल. इंग्लिश हिंदी मराठी के मिक्स अच्छा ठीक है. सो आप इसका थॉर्न देखिए ऊपर के साइड का. देखो ये प्लांट के बहुत सारे पत्ते खाए हुए हैं. हाँ खाल्ले त्याची पानं तो म्हणजे रोग लागले झाडाला बरोबर. ये डिजीज है ना ट्री. हाँ बहुत सारे पत्ते खाए हुए मतलब इसको रोग लगा हुआ है बराबर. नहीं इसके पीछे दिख भी रहे. हाँ अच्छा इनको मिल गया. देखो नजर अच्छी है कैमरा के पास है ना इसलिए दिख गया उसको. हाँ तो ये बेर का पेड़ है बहुत बोर करता है. हाँ तो इसके कांटे इसको देखो अगर हिरन खाने आया बकरी खाने आई तो पेड़ निकल के भाग सकता है क्या नहीं. तो वो उधर बैठ के बकरी को हार्म करेगा हर्ट करेगा. कैसे खाने जब जाएंगे तो ये कांटा अंदर घुसेगा और नीचे का कांटा हुक्ड है ओके पूरा जुबान फाड़ के निकालेगा. तो इसीलिए प्लांट्स को अपने प्रोटेक्शन खुद होते हैं. तो जब बड़े चीज में हम हारते हैं हम हाथी को कैप्चर कर लेते हैं हम वेल को कैप्चर कर लेते हैं पर हम वायरस को बैक्टीरिया को कैप्चर नहीं कर सकते. इसलिए बड़े में हम लोग जीतते हैं और छोटे में हारते हैं. तो छोटे में क्या हारते हैं कि कैटरपिलर बीच में से काटे के चल के आता है और सारा पत्ता खा जाता है. और पत्ता ऊपर से नहीं खाता नीचे से खाता है. कहाँ गया वो. त्या पुढच्या पानात. हाँ ये देखो. हाँ ये गल बटरफ्लाई का कैटरपिलर है. हाँ गुल नहीं हाँ गल. हाँ तो ये देख रहे हैं आपके इसका कलर जो है बिल्कुल पत्ते की तरह लिरिल का कलर है ना. लिरिल साबुन का लिरिल ग्रीन. तो ये नीचे से चल के खाते जाएंगे ऐसे 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 करके फिर उधर से दूसरे चले जाएंगे. पर आपको कुछ कुछ जगह पे बीच में से अब दिख रहा है. कुछ साइड पे आपने कभी पत्ते देखे होंगे ना ऐसे गोल शेप में कट होता है एकदम परफेक्ट सर्कल होता है. तो वो एक टाइप की फ्लाई होती है. हाँ एक्चुअली बहुत सारे हम लोग बीज बोलते हैं ना मक्खी मधुमक्खी. तो हनी बीज कुछ टाइप की होती है बट बीज की बहुत वैरायटीज है. तो ये लीफ कटिंग बी है. उसकी छुरी जैसे ऐसे बीक जैसे होती है. तो बिल्कुल कैंची से ऐसे हम लोग जैसे सर्कल्स काटते हैं ना वैसे वो काट के उड़ के लेके जाते हैं और उसको 1 2 3 ऐसे करके उसका पूरा टनल बनाते हैं होल के अंदर जमीन के अंदर. आपका पॉट वगैरह रहेगा ना घर के अंदर तो उसके अंदर वो बिल्कुल जाके होल बनाएगी पत्ते से पूरा गोल बना के उसके अंदर उसके अंडे डालते हैं. तो लीफ कटिंग बीज है. एक्चुअली हम लोग घर में जो कंपनीज के नाम नहीं बोलना चाहता हूँ पर मॉस्किटो रिपेलेंट्स है फिर वो लक्ष्मण रेखाएं है ये सारे केमिकल्स जो यूज करते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं. फिनाइल 25% से 40% जो फ्रॉग्स है वो एंडेंजर्ड हो गए हैं क्योंकि हम जो घर में फ्लोर क्लीन करने के लिए जो फिनाइल यूज करते हैं. आपने कभी फिनाइल को हाथ लगाया है. देखिए आपका हाथ कैसे एकदम सोपी सोपी हो जाता है. एक्चुअली वो सोपी सोपी नहीं हो रहा है आपका हाथ जल रहा है. फिनोलिक बर्न उससे चटका लग रहा है आपको और वो फिनाइल आपके हाथ में से पूरा पानी सक करके निकाल रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है. अब सोचिए कि आपका तो इतना तक ये चमड़ी तो बहुत गेंडे की तरह नहीं है पर स्ट्रांग है कि नहीं. हाथ की तो चमड़ी बहुत स्ट्रांग होती है. तो उसको जब बर्न हो सकता है तो जो मेंढक जो अपने स्किन से ब्रीथ करता है उसके ऊपर अगर फिनाइल गिर जाएगा तो उसको कितना इंजरी होगी. तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है. तो ऐसे टाइप के घास आते हैं. हाँ आपने खस का नाम सुना है. हाँ लेमन ग्रास सुना है. तो ऐसे पत्ते आते हैं जिसको आप फ्लोर क्लीनर बना सकते हैं. ऑर्गेनिक फ्लोर क्लीनर होते हैं उसमें
आपके हॉस्पिटल वाला स्मेल चाहिए ना, तो वो स्मेल भी डाल सकते हैं। आपके जो फिनाइल वाला स्मेल है वो परफ्यूम होता है एक्चुअली, तो वो आप डाल सकते हैं। कलर भी आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट बना सकते हैं उसको, पर आप ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करो कि जब उसको पानी में छोड़ोगे ना मछली को, ना मेंढक को, ना टोड्स को, किसी को नुकसान नहीं होगा। और टोड्स और मेंढक का काम क्या है? इंसेक्ट्स खाना। कौन से इंसेक्ट? टोड के जो बच्चे होते हैं वो पानी के नीचे रहते हैं, और पानी के नीचे कौन सा इंसेक्ट रहता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो की लाइफ दो जानवरों के साथ बहुत लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स से साथ में है, एक्चुअली ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स से। ड्रैगन फ्लाई एंड मॉस्किटो ये एक ही टाइम पे इवॉल्व हुए थे, जब बाहर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था और बहुत गर्मी थी, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑलमोस्ट 20% कार्बन डाइऑक्साइड था और थोड़ा थोड़ा सा ऑक्सीजन था। तो तभी गर्मी बहुत थी, तो इसलिए पानी के नीचे रहते थे और वहां ब्रीथ करते थे। तो मस्कीटो का जो लार्वा है और ड्रैगन फ्लाई का लार्वा पानी के नीचे भी दुश्मन है। ड्रैगन फ्लाई का लार्वा बहुत काटता है जोर से, आप भी उंगली अगर दे देगी तो उंगली काट लेगा वो, बहुत ही उसके जो जबड़े हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। और सिमिलरली जो फ्रॉग के टॅडपोल्स है, हाँ बेडूक मासा ज्याला म्हणतात, ते पण पाण्याखाली असतं आणि ते डासांच्या अळ्यांना खातं, मस्कीटो लार्वे, और वो डेंगू को, मलेरिया को कंट्रोल में रखते हैं। और किससे वो उनको नुकसान हो रहा है? हमारे घर के फ्लोर क्लीनर, में फिनाइल का नाम नहीं लेता हूँ, हमारे जो फ्लोर क्लीनर्स है, बाकी जो साबुन है, डिटर्जेंट है, हमारा जो डिटर्जेंट है उसमें फॉस्फेट, जो झाग लाने के लिए चीज लगती है उसको फॉस्फेट बोलते हैं। तो वो जब भी तालाब में, नदी में जाता है तो उससे भी पोल्यूशन होता है। और आप देखते हैं कि हरे रंग के बड़े बड़े पर्पल कलर के बहुत सुंदर दिखने वाले फूल होते हैं, पर वो पूरे लेक को, रिवर को चोक कर देते हैं, जिसको वाटर हायसिंथ या आइकॉर्निया बोलते हैं। हाँ, तो वो पानी को पूरा चोक कर देते हैं और फिर अंदर ऑक्सीजन जाने नहीं देते। आप देखेंगे अगर उसको हटाएंगे ना तो तेल जैसा आपको सब वहां पे दिखेगा पानी के ऊपर। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, मैं नेचर ट्रेल्स ना हम लोग 1.5 घंटा यहीं खड़े रह सकते हैं और कहानियां बात कर सकते हैं। इस पेड़ पे आप देखेंगे बहुत सारे बीटल्स ने होल्स करके रखे हैं। ये आम को बीटल का इन्फेस्टेशन हुआ है। बोरर बीटल, आप जब लकड़ी लाते हैं तो बोरर का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बोरर एक टाइप का बीटल है। बहुत सारे टाइप के बोरर बीटल्स हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है आपने, जिन्होंने पूरी जो स्पीशीज और सब डिस्क्रिप्शन जो पूरी बताई थी। तो वो कहते थे कि एक तो वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, पर उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि गॉड वॉज वेरी बायस्ड व्हेन मेकिंग बीटल्स। मगर अगर भगवान होगा तो उसने बीटल्स को बनाने में बहुत बायस किया, क्योंकि इतने टाइप के लाखों किस्म के बना दिए। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये बोरल बीटल के लार्वे हैं। अगर मैं तोड़ूंगा, वुडपेकर्स क्या करते हैं, तो टक टक, जो सॉफ्ट आवाज आएगी ऐसे, तो उनको पता है कि इसमें मैं होल कर सकता हूँ। अगर मैं इधर करूँ तो मेरी पूरा खून निकलेगा, अभी इतना हार्ड है ये। और जो टर्माइट है या बीटल्स है, ये भी जिंदा लकड़ी को नहीं खा सकते। तो पहले क्या करते हैं कि वो पूरा मिट्टी का लेयर बनाते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई और मस्कीटो से भी पुराने हैं। ओके, ये करीब करीब 400 मिलियन साल पहले अर्थ पे आए हैं। तो तभी और ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा वॉल्केनोज और सब कुछ थे। तो होता क्या था कि बाहर जाना, बहुत गर्मी थी, तो बोले टनल बनाएंगे, टनल में चलेंगे और रात को चलेंगे। तो उन्होंने टनल बनाया, तो टनल से भी काम नहीं चला, तो बोले एयर कंडीशन चालू करते हैं, जैसे हम करते हैं ना। पर हमारा एयर कंडीशन बाहर गर्मी करता है और अंदर ठंडक करता है। उनका एयर कंडीशन बाहर कुछ पोल्यूशन नहीं करता और अंदर ठंडक करता है। एयर कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है करीब करीब 400 मिलियन साल पुराना है। और जो टर्माइट्स ने शुरू किया था, तो टर्माइट्स को हम लोग इंग्लिश में क्या कॉमन नेम से बुलाते हैं? व्हाइट एंड्स। व्हाइट एंड्स बोलते हैं ना। एक्चुअली एंड्स को ब्लैक टर्माइट्स बोलना चाहिए, क्योंकि पहले टर्माइट्स आए, उसके काफी लाखों साल के बाद एंड्स आए। तो वो ऐसे चलते थे अंदर, और उसके साथ वो फंगस लेके चलते थे। वो लाके उसकी खेती करते थे ताकि वो उसको मारे और उसके बाद वो लकड़ी खाना शुरू करे। और उनके पेट के अंदर एक बैक्टीरिया होती है जो लकड़ी का सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सके। वेजिटेरियन फूड डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा सेल लेयर होता है जिसमें सेल्यूलोज नाम का केमिकल होता है, जो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा उनको दोस्त साथ में लेके चलने पड़ते हैं अपने पेट के अंदर। जैसे गाय के भी पेट के अंदर एक्स्ट्रा बैक्टीरिया होते हैं खाना हजम करने के लिए। उनके 4 पेट होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग चीज होती है। तो ये आम का पेड़ है, और आप देखेंगे इसके अंदर शायद 30 या 40 अलग अलग वनस्पति और प्राणी इसी पेड़ पे रह रहे हैं। तो ये एक पेड़ नहीं है,
एक कॉलोनी है ये पूरी, पर क्या हो रहा है ना, हमारे कॉलोनी में हम किसी और को आने नहीं देते। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। हमको जो चाहिए वो हम सब ले लेंगे प्लैनेट से और सिर्फ कचरा देंगे, चलेगा? अच्छा एक्सचेंज है। हाँ, मुझे जो चाहिए, मधुमक्खी से जो मुझे चाहिए वो ले लूंगा, बटरफ्लाई के से पॉलिनेशन हम कर लेंगे, परागीकरण कर लेंगे, पर उसके कैटरपिलर ने पत्ते खाए तो उसको हम केमिकल से मार देंगे, चलेगा? उससे अगर काम नहीं लेना है, मुफ्त में आप काम ले रहे हो ना, तो उसको कुछ देना भी जरूरी है। मैं हिमाचल गया था कुछ ट्राइबल स्टडीज करने के लिए, उनके मेडिसिनल प्लांट्स के। तो ऐसे 11 बज गए और जो मेरी फील्ड असिस्टेंट लेडी थी, वहाँ पे लेडीज सब तकरीबन काम करते क्योंकि मर्द बाहर होते हैं गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए। तो वो मेरे साथ फील्ड में गई और उन्होंने एक दरवाजा खोला, सत्तू आटा निकाला और मुझे एक रुमाल दिया और बोले जाओ बाहर मटर उग रहे तो मटर लेके आओ, मटर के पराठे बनाती हूँ। तो बढ़िया। फिर आके मैंने पूछा ये आपका घर है? बोले नहीं। किसी रिश्तेदार का है? नहीं। तो बोले ऐसे ही आए, किसी का घर खोला आपने, निकाला और खाना बनाने खा रहे। तो बोले तो क्या हुआ, पेट में भर के लेके जा रहे हो क्या, बैग में भर के लेके जा रहे हो? मेरा घर खुला है, वहां पे कोई जाके खा ले। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब फंडा है। फिर मैंने बोला अरे खेत में ना मैंने देखा बंदर थे और तोते थे। बोले फिर से सेम बात, थैली लेके आए हैं क्या तोते और बंदर? नहीं ना, पेट में भरना है, सब लोग तो पेट भरने के लिए जिंदा हुए हैं, तो पेट भरो निकल जाओ। थैली में भर के मत लेके जाओ, रुमाल में भर के मत लेके जाओ, जितना खाना है खाओ, सबके लिए अर्थ में बहुत सारा अवेलेबल है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को समझ ले कि वो मस्कीटो है, कॉकरोच है, क्या है, कॉकरोच हमारे से बहुत पहले इस अर्थ पे आए थे, डायनासोर जाके चले गए, वो वही बैठ के बोल रहे हैं, हमको भी देख रहे, बोले तुम भी जाओगे, दिस टू शैल पास है। हमारे आपको पता है बायर नाम की एक कंपनी है, वो बैंकरप्ट हो गई है। उन्होंने इतने उनके केमिकल फॉर्मुलेशन चेंज किए हैं ना, अब उनके पास केमिकल ही नहीं बचे कॉकरोच को मारने के लिए, क्योंकि कॉकरोच इतने जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं। आपने चेरनोबिल के बारे में सुना होगा, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था रशिया में, यूक्रेन में। तो वहां पे बड़े बड़े जानवर, सारी चीजें मर गई और कॉकरोच जिंदा रहे। उनके बॉडी पे जो इंजरी हुई थी रेडिएशन से, तो जो रिकवरी थी, जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो 8000 गुना स्पीड से रिकवरी हुई। अगर हमारे बॉडी में, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि वो कैंसर सर्वाइवर थे, तो जब आपके बॉडी में 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से अगर सेल्स पैदा होते तब उसको बोलते कैंसर। उनके शरीर में 8000 गुना ज्यादा स्पीड से रिकवरी हुई, पर वो कैंसरस नहीं हुआ। तो अगर कैंसर को क्योर करना है तो शायद कॉकरोच को स्टडी करना पड़ेगा। नेचर ने प्रॉब्लम बनाने से बहुत पहले सॉल्यूशन बनाया है, पर हमको वो सॉल्यूशन पता नहीं है। जो स्नेल होती है ना, गोगल गाय, वो एकदम खुले में चलती है, वो तो चक्कू के ऊपर से भी चल के जाएगी ना तो वो कटेगी नहीं। और एक ही जानवर में मेल और फीमेल दोनों है। हाँ, तो वो जब चल के जाते हैं तो बाहर कितने सारे डिजीज जर्म्स है, उनके शरीर को कुछ नहीं होता, वो खुद का अपना मेकअप पैक लगा के चलती है। और अभी रिसर्चर्स स्टडी कर रहे हैं कि उसके बॉडी में से निकाल के ये जो नाइट क्रीम्स, विटामिन ई क्रीम्स, ये सब है ना, वो उसके अंदर से मिल रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग जो दवाइयाँ है वो अभी जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से अभी तक बाकी है हमको समझना। और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो जंगल के साथ रहते हैं, जमीन के साथ रहते हैं, उनको पता है। अब मैं जब भी उत्तराखंड में या हिमाचल में भी जाता हूँ तो कुछ जगह पे होता है कि अरे ये बहुत ही कीमती दवाई का मटेरियल है, इसको बोरी में भरो और जाके बेच दो। वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको यहीं रखते हैं, जब बर्फ पड़ती है, अगर मेरा बच्चा गिर गया, उसके पैर पे लगा, तो मैं जाके बर्फ निकालता हूँ, मुझे पता है वो पौधा कहाँ था, वो निकालता हूँ, उसका चूरा बनाता हूँ और दवाई लगाता हूँ। नहीं तो मुझे वहां से हेलीकॉप्टर लेके देहरादून, दिल्ली कहीं आना पड़ेगा वही दवाई 1700 रुपए में खरीदने के लिए, जो मेरे घर में फ्री में उग रही है। उसको हम इस्तेमाल करेंगे, आपके साथ बांटेंगे और उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये वो इकोनॉमी में बचने का चांस वो चीज का कम है। तो हमको इसको कहते हैं रीजनरेटिव या कंजर्वेशन इकोनॉमी। तो ये कंसेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया है, चलना है आगे। तो इसको कल्पवृक्ष बोलते, बराबर, मोरिंगा। हाँ, यही एक कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष मतलब क्या? हर पार्ट का यूज होता है, पत्ते का,
स्टेम का, फ्रूट का। आपको पता है जब भी ग्रेट ड्राउट ऑफ बंगाल जो कहते थे ना कि बहुत लंबा चला, 6 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए मोरिंगा लगाया गया था। तो कहते हैं कि अगर इंसान बिल्कुल मतलब मरने के कंडीशन पे आया होगा तो मोरिंगा का अगर फल उसको पानी में डाला आपने और उसका 2 या 3 दिन 4 दिन आपने उसको दिया तो वो इंसान उठ के काम करने लायक हो सकता है। उतनी उसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ है। पत्ते कड़वे लगते हैं, जो कड़वी चीज़ें होती है वो अच्छी होती है, बोल भी शायद, और जो मीठी चीज़ होती है वो झूठी होती है। बटर चिकन है, वड़ा पाव है, ये सेहत के लिए ख़राब होती है। नीम है, बाकी जो करेले है, ये चीज़ें खाने में शायद आपको अच्छी नहीं लगती हो पर वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो बहुत सारे हम देखेंगे कई बार जो इवन मतलब हम रान भाजी के बारे में आज बहुत बात कर रहे हैं, वो स्वाद में वैसे देखा जाए तो अच्छी नहीं होती है। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें लहसुन ये वो डाल के करना पड़ता है। एक्चुअली ये मैं कहता हूँ कि ये हमारा रिसोर्स है। जब बाकी बाजार का आपको खाना जब नहीं मिलेगा या जो खरीद नहीं सकते, इसका हम बाजार में जाके नहीं बेचना चाहिए, इसको कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर कोई जैसे कोविड जैसे बीमारी आती है, आपके पास मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, कुछ है, पैसे है, हम जाके खरीद सकते हैं। जो लोग मनी इकोनॉमी पे नहीं है, जो जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, वो जाके कहीं से भी कोई घास पत्ता उसके जड़ निकाल के खा सकते हैं। पर उसको जाके बाजार में अगर बेच दिया होगा तो फिर वो सिर्फ पैसे रहेंगे उनके पास, खाना कहाँ से लाएंगे। तो ये हमारी पूंजी है, पर ये आपकी और मेरी शहर में रहने वालों की पूंजी नहीं है, क्योंकि हम हमारा खाना उनके साथ नहीं बांट रहे सबके साथ। तो इसीलिए ये ट्राइबल फूड है, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी का फूड है, वो उनके साथ रहना चाहिए। वो अगर उनके घर पे जाके वो आपके साथ, आप उनके घर जाएंगे तब शेयर करेंगे तो अलग बात है, पर आप बाजार से इसको खरीद के कमर्शियलाइज अगर हो जाएगा, क्योंकि उसको कल्टीवेट कोई नहीं कर रहा है, तो जिस दिन वो शेवड़ा, वो फोंडकी वगैरह सब जो ख़त्म अगर हो जाएगा तो वो कहीं मिलेगा नहीं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा उस एरिया से, क्योंकि उसका रीग्रोइंग हो नहीं रहा है। आप वो सारी चीज़ें वैसे जैसे उग रही है उस जगह से आप उठा रहे, तर त्यामुळे त्याचं बाजारीकरण केलं नाही गेलं पाहिजे। आपण कोणाच्या घरी गेलो, त्यांनी आपल्याबरोबर जेवण त्यांचं जेवण जर शेअर केलं तर ती वेगळी गोष्ट आहे। ठीक है, दिस इज़ माय पर्सनल फीलिंग, बट ये हर इंसान अपने विचार से सोच सकता है इसको, कि उनको उसमें से इकोनॉमी भी मिल सकती है, पर वही कंजर्वेशन और इकोनॉमी ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये क्या पेड़ है पीछे? जामुन, हे सागवान। अच्छा, ये वाला भी तो जामुन है। पीछे वाला ये पेड़ है रुई, मदार, आख, बहुत सारे अलग अलग नाम है। शनि की पूजा में इसको इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये भी बटरफ्लाई अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इसके ऊपर टाइगर बटरफ्लाइज के अंडे होते हैं और एक सफ़ेद कलर का, उसको अगर तोड़ेंगे तो रस निकलता है जो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, जो पॉइजनस चीज़ें होती है वो अच्छी होती है, जो टेस्टी चीज़ें होती है वो ख़राब होती है। तो जो आपने होम्योपैथी का नाम सुना है, होम्योपैथी का कंसेप्ट क्या है? पॉइजन लेके थोड़ा, या तो वैक्सीन का फंडा क्या है, सेम है। आप उसी सांप के जहर को ले लो या कोई भी जहरीली चीज़ उसको ले लो, एकदम माइक्रो क्वांटिटी में उसको सिस्टम में डालो, हेल्दी सिस्टम में, वो उसको फाइट करेगा। आपने ज़्यादा डाल दिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो किसके शरीर में डालते हैं? कौन सा जानवर इतना स्ट्रांग है? घोड़ा है, सुअर है, जो स्ट्रांग जानवर है। वैसे मेंढक के ऊपर भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि मेंढक की और हमारी जो बॉडी की सिस्टम सिमिलर है। तो बहुत सारी दवाइयाँ जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन से बाकी सारी चीज़ें, वो मेंढकों के ऊपर ट्राई होते हैं, पहले टेस्ट होते हैं। तो जो हमारे साथ के चूहे हैं, ऐसे जानवरों के साथ उसको टेस्ट करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो यही है कि इसमें भी एक मटेरियल निकलता है जो कैटरैक्ट को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि स्पाइडर्स का जो धागा होता है उसके अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनने वाले हैं। इतना स्ट्रांग है कि आप स्टील का अगर रॉड उतना थिन बनाने जाए तो स्पाइडर का वेब उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे बहुत सारी नेचर में चीज़ें हैं कि जो अभी तक हमको समझ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। कलर रेंज हम लोग को, इंसान को कहते हैं कि 200 के आसपास कलर दिखते हैं, 256 कलर्स में हम लोग देखते हैं बिट्स ऑफ कलर्स। जो हनी बीज है, बटरफ्लाइज है,
ये 1032 बिट्स में देखते हैं। कुछ कुछ दूसरे जानवर है कि जो ऑलमोस्ट 10,000 बिट्स में देख सकते हैं, पर उनका कलर स्कीम अलग है। हमको जो पिंक दिखता है वो उनको ब्लू दिखता है, हमको जो ब्लू दिखता है उनको वो येलो दिखता है। तो इसलिए अगर हम ये कोई फूल देख रहे हैं, जैसे हल्दी का फूल होता है, तो हमको पिंक और येलो दिख रहा है, वो उसको ब्लू और येलो दिख रहा है, पर वो पिंक वाला पार्ट येलो दिख रहा है और येलो वाला पार्ट ब्लू दिख रहा है। तो कलर स्कीम पूरा अलग है। तो इसलिए हम जो सोचते हैं वो सही है, हमारे डेफिनेशन में वो पिंक है, उनके डेफिनेशन में वो ब्लू है। ठीक है ना। आप देखेंगे मुर्गियां किसने किसने रखी है या देखी है मुर्गियां और उनके बच्चे, माँ वहां पे होती है, बच्चे यहाँ होते हैं और अचानक बच्चे भाग के जाते हैं। आपने सुना है माँ बुलाते हुए उनको? वो जो साउंड देती है ना, वो हमारे कान को नहीं सुनाई देता। वो एक वेरी हाई वेवलेंथ का कॉल होता है जो सिर्फ उनको सुनाई देता है। सिमिलरली हाथी जब बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे तो 4-5 किलोमीटर की दूर के हाथियों को सुनाई देगा, हमको वो आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कुत्ते को जो साउंड सुनाई देती है, जो रेंज है, बैट्स चमगादड़ को जो आवाज़ सुनाई देते हैं वो रेंज है, वो हम सुन ही नहीं सकते। तो हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट समझते हैं। अगर मैं बोलूँगा दौड़ के एक चिकन पकड़ो और खाओ, तो सब भूखे मरेंगे, किसी को भी लंच नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। तो ये जो सागवान है, इसका क्या काम है? लकड़ा है, बिल्कुल, पर वुड ये सबसे चीप वाला सामान है। कलर निकलता है उसके पत्ते से, लाल कलर निकलता है। उसके अलावा घर के लिए जो कम्युनिटीज है क्या इस्तेमाल करते हैं इसका? फर्निचर, बरोबर। पानाचं काय करतात? हाँ, इरला बोलते हैं ना, जो बारिश के टाइम पे, भात लगाने के टाइम पे जो बनाते हैं ना, रेनकोट, तो वो उससे बनता है। और छत के ऊपर भी रूफ बनाने के लिए त्याचं पण छत बनतं पावसासाठी। भात, हाँ, जब चावल को इसके अंदर से कीड़े लगते नहीं अगर ये रखेंगे तो। हाँ, तो पूरा जो उसका कंटेनर है वो इससे बनता है। और इसके ऊपर आप देखेंगे दूसरे क्लाइंबर चढ़े हैं। कौन से डायरेक्शन में क्लाइंबर चढ़ रहे देखो, जस्ट सी केयरफुली। नेचर में कितना डिजाइन है, एक इस तरफ से चढ़ रही है, दूसरे उस तरफ से चढ़। हम लोग जैसे चलते हैं ना, 2 साइड बनाए, एक नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए, और हम लोग दूसरे साइड जाते हैं। क्यों भाई? इस तरफ से बनाया है आपको जाने के लिए, उस तरफ से क्यों जा रहे हो आप लोग? क्लाइंबर्स तो नहीं जाती है, सब एक डायरेक्शन से जा रही है, बराबर। कौन सा डायरेक्शन है देखिए? लेफ्ट है ना, लेफ्ट टू राइट। क्यों? ताकि उसको चक्कर नहीं आए ना। हाँ, अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रहा है? अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रहा है? उसी डायरेक्शन में क्लाइंबर जाती है। अगर वो उल्टे डायरेक्शन में गई तो उसको चक्कर आएगी। प्लांट को दिमाग है? अच्छा है। अभी रिसेंटली पता चला है कि प्लांट्स को दिखता भी है। ओह, कुछ प्लांट्स है जिसको नर्सरी में रखा था, और वो प्लांट्स के पत्ते दूसरे प्लांट्स के पत्तों को मिमिक करता है। तो अंदर के साइड पे एक प्लास्टिक का प्लांट था, तो उसके चौकोनी पत्ते थे। इस प्लांट ने चौकोनी पत्ते बनाए, स्क्वायर। और जैसे वो बाहर गया, दूसरे पत्ते जो कहते हैं ना मेपल लीफ के जैसे, तो वैसे इसके थे, ग्रेप्स के थे, तो उसके वहां पे पत्ते निकले ग्रेप्स के शेप के। फिर अंदर आया, वहां पे एक पतला सा पत्ता था। तो इस तरफ एक पेड़ के ऊपर 3-4 टाइप के। कैसे प्लांट को पता चला वहां पे क्या है, अगर उसको आईज नहीं है? फिर उसको और ज्यादा। आणि दुसरं, जर आपण जर वेळवर्गीय भाजी लावतोय ना, आणि त्याला जर आधार देणारी गोष्ट जर लांब आहे, तरी ती बरोबर त्या तिथे जा. कसं कळतं? म्हणजे झाडांना दिसतं. आपण म्हणतो की जर भात पण लावत असाल, सगळ्या पूरा जब कटाई होती है एक टाइम पे होती है, क्योंकि वो साउंड या केमिकल्स से दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब एक बार काटने लग जाए तो मौत के जो केमिकल्स होते हैं वो छोड़ते हैं। तो अगर आपने एक अभी खेत काटा और फिर कुछ दूसरे बात काटेंगे तो उसमें आपको स्वाद या नहीं आएगा, उसमें जहरीले केमिकल्स आएंगे। इसीलिए क्योंकि वो इसके केमिकल्स उन तक पहुंचते हैं ज़मीन के अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसलिए सब लगाने का और काटने का काम एक टाइम पे होता है। सो कम्युनिकेशन बहुत टाइप्स से होता है। आपको वहां पे देख रहे हैं लाल कलर के पत्ते हैं। लाल कलर के पत्ते क्यों आते? चलिए चलेंगे थोड़ा। हाँ, नवीन है तो सबके नवीन, इसके नवीन पत्ते लाल आते हैं? नहीं। हाँ, तो कुछ के लाल पत्ते आते, कुछ के नहीं आते हैं। हाँ, आम है, कुछ प्लांट्स के लाल आते हैं जो खाने वाले बहुत टेस्टी होते हैं ना। तो यंग लीव्स को खा लिया तो आगे कुछ बचेगा नहीं ना, प्लांट ग्रो कैसे होगा, न्यूट्रिशन कैसे बनेगा? तो इसीलिए उसके अंदर एक्स्ट्रा केमिकल्स डाले होते हैं प्लांट्स ने। एंथोसायनिन्स होते हैं कि जो एडिबल नहीं होते। कैटरपिलर्स आप देखेंगे नीचे के पत्ते कैटरपिलर्स ने अच्छी तरह से खा लिए,
है कि नहीं, पर ये बच गया है। अगर ये स्टेज से ये स्टेज आएगा ही नहीं तो पेड़ कैसे बढ़ेगा, इंसेक्ट को कैसा खाना मिलेगा। तो थोड़ा सेफ डिपॉजिट में रखो, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। हाँ, सब कुछ आप जो मतलब क्या कहते हैं ना, इंटरेस्ट पे जियो और जो मुद्दल है उसको रखो। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग उल्टा कर रहे हैं, एक ही टहनी पे बैठ रहे हैं, उसको काट रहे हैं जोर जोर से। ठीक है, तो एनीवे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं कि जो जिसके यंग पत्ते होते हैं वो इनएडिबल होते हैं। जब प्लांट्स को फ्लावर आते हैं, सिर्फ फूल गोभी जो है वो छोड़ के मोस्टली हम फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर जब आने वाले तो प्लांट्स को खाते नहीं है। तुलसी का भी अगर पत्ता आपको खाना है तो उसको अगर फ्लावर्स आए तो फ्लावर्स तोड़ दीजिए, उसके बाद उसको खाइए, नहीं तो उसमें अलग टाइप के केमिकल्स आएंगे। एक बार वो फ्लावरिंग स्टेज, प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाता है तो वो अपने आप को, पत्तों को, सबको इनएडिबल बना देगा, क्योंकि उसको फ्रूट बनाना है, उसको सीड्स बनाने हैं। तो वो ज़्यादा केमिकल्स डालेंगे उसको। तो आप देखेंगे कि आप राइस के लीव्स को नहीं खाते, आप उसके सीड्स को सिर्फ खाते हैं। हाँ, कैटल वगैरह खा सकते हैं, उनको डाइजेशन केमिकल्स है, बकरी है जो है खा सकते हैं, पर हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते उसको, तो हमारे लिए वो इनएडिबल होता है। फूल गोभी एक चीज़ है कि जो उस चीज़ का फ्लावर हम खाते हैं, नहीं तो जनरली हम फ्लावरिंग जब फ्लावर स्टेज पे होता है तब उस प्लांट को नहीं खाते। ऑफ कोर्स नेचर में हर चीज़ के लिए एक्सेप्शन के लिए ऑल्टरनेटिव है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक एक्सेप्शन आ ही जाता है। वही एक बहुत खासियत होती है नेचर की कि रूल नाम की कोई 100% रूल किसी को लागू नहीं पड़ता। आपको पता है गाय नॉन वेजिटेरियन है, वैसे वेजिटेरियन कोई जानवर नहीं है इस प्लैनेट पे, कोई भी नहीं, गाय भी नहीं। हाँ, जैन चिकन बनती है ना, सॉरी, नो हर्ट इंटेंडेड, जस्ट जोकिंग। तो क्या होता है कि जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो वो जाके हड्डियाँ ढूंढ के लाती है, उसको खाती है। जो गाय रखते हैं वो हड्डी देते हैं चबाने के लिए, बिकॉज उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम लगता है। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखा होगा कि हाथी उनके बुजुर्ग होते हैं, उनकी हड्डियां जमा करके रखते हैं क्योंकि वो उनको मिस करते हैं। मुझे मेरे बुजुर्ग खाने हैं, जब मुझे भूख लगेगी, जब मुझे कैल्शियम की जरूरत होगी तो मैं एक जगह पे जमा करके रखूंगा, तो मुझे पता है कहाँ जाना है। तो इसीलिए इसको एक जगह पे जमा करके रखो, उसका उनका वो स्टोर हाउस है जहाँ पे कैल्शियम का उनका भंडार मिलेगा। क्योंकि ताकि इधर गिरा है उधर गिरा आपको ढूंढते ना फिरना पड़े। पर हम उसको कुछ और अजीब लॉजिक, इमोशनल, ह्यूमन इमोशनल लॉजिक लगा देते हैं। और ठीक है, हाथी का अपना बड़ा सर है, उसकी अलग सोच है, पर हम हाथी की सोच समझे कि वो क्यों वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि गाय को, सभी जानवर को नमक भी चाटना पड़ता है। उनके फूड में, हमारे टूथपेस्ट में सॉल्ट है, उनके फूड में सॉल्ट नहीं है। तो उनको सॉल्ट कहाँ से, तो इसीलिए पूरा एक खड़ा रखा जाता है जिसको लिक करते हैं। पर जंगल में टाइगर को, हाथी को कहाँ से सॉल्ट मिलेगा? तो उसके लिए मिट्टी के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया होती है पहाड़ की जिसको सॉल्ट लिक बोलते हैं। आप देखेंगे बंदर आके मिट्टी चाट रहे हैं। आप देखेंगे कई बार प्रेग्नेंट लेडीज दीवार पे ऐसे ऐसे करके खाती है रंग, क्योंकि उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी लगती है और जो चूना लगा रहता है वो उनको मिलता है उसमें से। तो वो तो चौक मिल गया, चौक खा लेंगे। ऑस्टो कैल्शियम ऑफकोर्स टैबलेट्स मिलनी चाहिए। एक्सेस ऑस्टो कैल्शियम इज ऑल्सो बैड, उससे डिफॉर्म बच्चा पैदा हो सकता है। तो एक्सेस भी डॉक्टर्स कहते हैं कि ओवरडू ना करे एक्सेस कैल्शियम हर चीज़। आपको पता है इंसानों में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान किसका नाम सुना होगा आपने? बहुत ही मतलब उनके ऊपर फिल्म्स बनी है बड़ी बड़ी। दारा सिंह इंडिया में, हाँ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या ब्रूस ली का नाम सुना है? ब्रूस ली का नाम सुना है ना? ब्रूस ली कैसे मरा? किसी एनिमे ने नहीं मारा उसको, नहीं, एक्सेस पानी पीने से हिज एंटायर बॉडी केमिकल्स गॉट डाइल्यूटेड। इतना ज्यादा उसने पानी पिया कि सारे केमिकल इम्बैलेंस, वाटर, एक्सेस वाटर से केमिकल इम्बैलेंस होके वो स्ट्रोक आके मर गए। सो एक्सेस पानी भी कहते हैं ना, मैं तो 10 लीटर पानी पीता हूँ, नो, आपके बॉडी का जो सारा फ्लूइड है डाइल्यूट हो जाएगा। तो कोई भी चीज ना एक्सरसाइज एक्सेस करना चाहिए। तो उसी तरह से आप अंडरस्टैंड करिए जानवर को कुछ टाइम के लिए। जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो उसका जो खून, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, वो सब कुछ चाट के क्लीन करके वो खा जाती है। वो नॉनवेज है, चाहे वो एक ही इंस्टेंस का हर 5 साल में क्यों ना हो, पर वो है। अच्छा, घास खाते हुए वो फॉर्क और नाइफ से खाती है क्या? अच्छा, इधर एक कीड़ा निकाल के रख दिया, ये ग्रास हॉपर हटा दिया, फिर मेरे को ये ऐसे करके खाती है? हाथी की तरह उसको सूंड है नहीं, स्वाहा। तो जो भी उसमें आता है थोड़ा, अरे आज अच्छा वो क्रंची, अच्छा एक ग्रास हॉपर खा लिया, एक क्या कैटरपिलर खा लिया, तो जाता है। पर वो हमने दिमाग में वहम बना के रखा है
कि वो ऐसा होना चाहिए। गाय ने तो बनाया नहीं है, हाथी ने बनाया बिल्कुल भी नहीं है, और जानवर ने। सो अंडरस्टैंड, जितना आप नेचर को समझेंगे, लोगों को, किसी को स्कॉर्पियन से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है, स्कॉर्पियन और स्नेक से को आपसे ज़्यादा डर लगता है, वो पहले भाग जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे पुराने ज़माने में जो लाठी लेके जाते थे, वो ठक 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 वाइब्रेशंस उनको समझ पड़ती थी, दूर से ही वो निकल जाते थे। ऑफ कोर्स उसका दूसरे भी चीज़ों के लिए काम होता था, किसी और ने डरा दिया तो उसको भी थोड़ा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, या अगर कुछ खाना लेके जाना है, कुछ करना है, आपको कुछ बांधना है, कुछ खोद के निकालना है, तो मल्टीपल यूजेस होते थे। गमछा है, लाठी है, ये 2-3 चीज़ें, चाहे आप ट्रैकर हो, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, उसको आप रख सकते हो। देखो, हर खराब पुरानी चीज़ ना खराब नहीं होती। हम कहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स बंद करो, हमारा लोटा और जो था ना सिस्टम तांब्या, वो बहुत अच्छा सिस्टम था। आप देखो कि राजस्थान में, गुजरात में लोगों को 10-10 किलोमीटर से पानी उठा के लाना पड़ता है सर के ऊपर। आप उन घरों में जाओगे, सबसे पहले क्या लाके देते हैं? पानी। किसी भी गुजराती हाउस होल्ड में जाओ आप, सबसे पहले पानी लाके देंगे, बिकॉज वो कल्चर है, वो उस एरिया से आए हैं कि जहाँ पे पानी नहीं होता और इंसान को ना मिलने से मर जाएगा। और घर पे आता है वो क्या होता है? मेहमान क्या होता है? भगवान होता है। तो आप उसको, आपने उसको पानी नहीं दिया, वो तो एक्चुअली आपको खून दे रहे हैं, क्योंकि इतने गर्मी में चल के उठा के लाए हैं, पर वो शेयर कर रहे हैं आपका, उनका पानी। और फिर क्या करने के बाद फेंक देते हैं ना पानी? नहीं, कहाँ हाथ धोएंगे? खाना खाने के बाद प्लेट के अंदर, फिर उसको घुमा के, ताकि फार्मर ने इतनी मेहनत की है उसको उगाने में, एक भी दाना वेस्ट नहीं जाए। मेरी स्प्राउट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग 30 साल से यंग लोगों को सिखाते हैं। मैंने कहा एक चीज़ सीखो, ठीक से खाना खाना सीखो। प्लेट में एक भी दाना, आपको मिर्ची नहीं खानी है तो चींटी को दे दो, कौवे को दे दो, किसी और को, कौन तोता है जो भी है खाने वाला, उसको दे दो, कंपोस्ट में डाल दो। कचरे के डब्बे में खाना जाना नहीं चाहिए। खराब भी हुआ होगा तो प्लेट पे रख दो, कोई दूसरा जानवर उसको, कौवा, बिल्ली, चींटी, कोई तो खा लेगा। फूड शुड नॉट गो इन द, इतना बड़ा क्राइम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता कि खाने को आप कचरे के डब्बे में डालें, पहली बात। दूसरा, आप बराबर से खाना खाओगे तो जिसने इतने घंटे झुक के चावल लगाया, सब्जी लगाई, जो लगाई, तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। फिर तीसरा, जिसने बनाया वो तेल कहाँ से आया, कितने दूर से, उसके लिए कितने जंगल काटने पड़े तेल के पाम्स लगाने के लिए या माइनिंग करने के लिए। तो आप उतना करोगे ना, तो दैट्स वन फर्स्ट स्टेप कि आप एक अच्छे अर्थ के सिटीजन हो। जैसे अच्छा अर्थ अगले बच्चों के लिए छोड़ना है ना, वैसे अगले अच्छे बच्चे भी अर्थ के लिए छोड़ने पड़ेंगे, वो हमारे ऊपर है। अच्छा, अब ये जो एरिया है, आप देखेंगे इसके नीचे से भी पानी जाता है। हमने बना दिया तो डैम है, पर पानी, वाटर कैन फाइंड इट्स वे, अपने आप से पानी रास्ता निकाल लेता है। पूरा हिमालय काट के निकली है नदियाँ, गंगा, यमुना, तो पानी को रोक नहीं सकते आप, पर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे स्लो डाउन किया है आपने, फिर वहाँ पे स्लो डाउन किया है। जितना आप उसको स्लो करेंगे ना, तो वो सी पहुँचने में उतना टाइम लगाएगा। बेस्ट वे क्या है ना, कि कोई जीवित जानवर के अंदर या पौधे के अंदर पानी रहेगा, प्लांट या एनिमल के अंदर, तो वो इवेपोरेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से भी पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। आपको पता है कि आपके नल से, जब नल लीक होते रहता है, तो पानी जब गिर जाता है तो एकदम ऐसा टप टप टप, ये स्पीड से अगर पानी गिरता है तो एक दिन में कितना पानी वेस्ट होता है? 1 ड्रॉप पर सेकेंड, कम से कम 16 लीटर। कितना बड़ा टैप है उसके ऊपर से भी ड्रॉप का साइज होगा, पर एक एवरेज अगर आपने लिया तो 16 लीटर्स पानी, 16 लीटर एक बड़ी बाल्टी होती है। अगर वो आपको उठा के लानी पड़ेगी ना, तो बहुत बहुत हेवी होती है, सर के ऊपर, कंधे के ऊपर उठानी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात, ये पानी जब इवेपोरेट होके ऊपर जाता है तो कितने टाइम के बाद वापस आता है? 1 साल, 24,000 साल से 25,000 साल लगते हैं। बाप रे। तो अगर आपके शरीर में, प्लांट के शरीर में, एनिमल के शरीर में अगर वो रहता है, तो उतना प्रोसेस आप डिले कर रहे हो। और जो अभी हम पानी यूज कर रहे हैं, वो उतने 1000 साल पहले गिरा हुआ था, वो जमीन के अंदर गया, और जब आप कुएं से निकालते हैं वो फॉसिल वाटर। तो इसलिए शुगर केन प्लांटेशन, जहाँ कल्टीवेशन हो रहा है, जहाँ पे 100 मीटर से पानी निकल रहा है ना, वो शायद लाख साल पहले पानी गिरा हुआ होगा, और वो रिचार्ज करने के लिए वो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो इसीलिए हमको वाटर थर्स्टी प्लांट्स नहीं लगाने हैं। राइस है, शुगर केन है, ये बहुत वाटर थर्स्टी प्लांट्स है, उसमें से मीथेन भी सबसे ज़्यादा निकलता है। मेंदूला ज्ञानाचा घास भरवून झाल्यानंतर वेळ होते पोटाला भाताचा घास भरवण्याची. किती आहेत अजून नाही का रे? चल आता कोण होता शेवटी? तू नाही ना, तू खेळ पहिले. चल तिकडनं टाक. कुठे गेली? अरे वा. पर्यावरण क्षेत्रात अतुल्य कामगिरी बजावत असलेल्या मान्यवरांची या कार्यक्रमाला हजेरी म्हणजे या यात्रेतील ते देवाचे पालखी वाहक होते जणू. प्रत्येकाची ओळख इथे करून देणे शक्य नव्हते. यांचे बोल म्हणजे या कार्यक्रमातील खरी मेजवानी होती. त्यानंतर सहभागी आदिवासी महिलांना भेटवस्तू देऊन त्यांचे आभार मानण्यात आले. तसेच स्पर्धेतील विजेत्यांचेही अभिनंदन करण्यात आले. आपल्याला इथे हे पिंजऱ्यात कावळे दिसत आहेत. तर मॅम आलेत कल्याणवरून आणि त्यांनी म्हणजे हे पाळलेले नाही आहेत, म्हणजे रेस्क्यू केलं असं आपण म्हणू शकतो. जेव्हा ते उडायला कॅपेबल होतील, कारण ते ज्यावेळी रेस्क्यू केले होते अगदी ते छोटे पिल्लू होते आणि आता ते 20 दिवसाचे आहेत. आणि त्यामुळे मॅमने त्यांना आता त्यांची जबाबदारी घेतलेली आहे आणि त्यांचं तर आता सर्व बघतायत. म्हणजे इव्हन ते आता त्यांना वेळेवर जेवण भेटलं पाहिजे म्हणून या कार्यक्रमाला ते आलेत. त्यांना म्हणून सोबत घेऊन आलेत की वेळेवर त्यांना खायला देता येईल. तर आपण म्हणतो की कावळे, काही जण कावळ्याला अपशकुनी मानतात, त्यामुळे आपण कुठे पाहिलं नसेल की कावळे पाळले जातात वगैरे, कावळ्यांना एवढं जवळ केलं जातं. तर मी ही पहिल्यांदा असं एवढ्या जवळून कावळे पाहतोय. मुळात म्हणजे कसं आहे ना, प्रत्येक जीवाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि ते छोटे असतात, त्यांची आई नाही आहेत, तर म्हणून त्यांनी मरावं असं मला वाटत नाही. जे जे कोणी जन्माला आलेत त्या प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो आपण त्यांना मिळवून द्यायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मदत करायला पाहिजे. म्हणून आता हे छोटे छोटे बाळं आहेत. आता ही मोठी झाल्यावर जर माझ्या एरियातल्या कावळ्यांनी त्यांना नाही घेतलं तर मग वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीकडे सबमिट करायचं, मग ते इकडनं जंगलामध्ये रिलीज होते. आणि म्हणजे मला छान वाटतं आहे की मी 2 कावळ्यांना जेव्हा जगण्याचा एक अधिकार दिला आहे त्यांचाच आहे तो, त्यामुळे निसर्गाला समृद्ध करण्यासाठी जी कावळ्यांची गरज असते, जसं आपण म्हणूया की वड आणि पिंपळाची झाडं कावळ्याच्या विष्ठेतनं बिया पडल्यावरती येतात, तर मला असं वाटतं की हे माझी 2 बाळंसुद्धा अशा प्रकारे निसर्गाला आणखीन समृद्ध करायला मदत करतील. त्यांना खूप सारे आशीर्वाद द्या, मोठं होऊ दे. तर असा शोध पूर्ण होतो माझा, जिथे सापडतो खरा देव, खरे भक्त आणि खरा धर्म.